हेलो स्टूडेंट। नाउ अभी हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हमारा है आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में हम लोग यहाँ पे एम्पलीफायर जो है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एम्पलीफायर जो देख रहे हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ एम्पलीफायर। आरसी कपल्ड यानी कि आर और सी के द्वारा कपल्ड कर रहे हैं हम लोग एम्पलीफायर को। तो आर और सी के द्वारा कैसे कपल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा एम्पलीफायर जिसमें लोड जो होगा हमारा लोड वो रेसिस्टेंस होगा, ओके, और एक कैपेसिटर को यूज़ किया गया है एम्पलीफायर और लोड को कनेक्ट करने के लिए, ओके। यानी कि एन एम्पलीफायर इन विच लोड इज रेसिस्टेंस एंड ए कैपेसिटर इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट द amplifier and load, that is known as RC coupled amplifier। RC coupled यानी कि इस लोड रेसिस्टेंस को इस एम्पलीफायर के द्वारा इस एम्पलीफायर के साथ कपल करने के लिए, ओके, हम लोग एक कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेंस इट इज कॉल्ड RC coupled amplifier, ओके। नाउ दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग इस तरह से एम्पलीफायर को दिखाते हैं। अब यहाँ पे ये एम्पलीफायर, ओके, आपका कॉमन इमीटर भी हो सकता है, कॉमन बेस भी हो सकता है, कॉमन कलेक्टर भी हो सकता है, फेट भी हो सकता है, कोई भी एम्पलीफायर हो सकता है। दिस इज द सिंबल, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। नाउ दिस इज द सर्किट ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, जिसमें हम लोग कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को देख रहे हैं। यहाँ पे ये आपका जो है सेल्फ बायस्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, प्लस VCC बैटरी सप्लाई किए हुए हम लोग, RC, ओके, कलेक्टर रेसिस्टेंस R1 R2 RE CE CC RL CSH, V0 आउटपुट वोल्टेज, VS इनपुट वोल्टेज सोर्स, इस वोल्टेज सोर्स का रेसिस्टेंस सोर्स रेसिस्टेंस, CS आपका एक कैपेसिटर है। आप यहाँ देख रहे हैं एक इनपुट वोल्टेज दिए, एक आउटपुट वोल्टेज आया हमारा, ओके। अब हम लोग इसका डिटेल देखेंगे। नाउ हम लोग इस सर्किट में जो है, हम लोग यहाँ पे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट में जो है, जो आपको दिखाया गया है, इसमें लोग सेल्फ बायस्ड सर्किट यूज़ कर रहे हैं, डैट इज यूज टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन। एंड साथ साथ जो है हम लोग कलेक्टर करंट को स्टेबल भी रखते हैं, यानी कि कलेक्टर करंट को स्टेबल मेंटेन करना, ओके। और कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को सेल्फ बायस्ड, दिस इज द सेल्फ बायस्ड R1 R2, यहाँ पे बायसिंग किए हुए RC, तो सेल्फ बायस्ड कॉमन इमीटर का ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना, दोनों एक्टिव रीजन में रखना और कलेक्टर करंट को स्टेबल रखना, तब वो बेस्ट एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। नाउ यहाँ पे हमने इस सर्किट को दिखाए हुए हैं, जिसमें ये CE जो है ये है एक बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर का यूज है जस्ट टू प्रिवेंट द डिक्रीज इन वोल्टेज गेन। डिक्रीज इन वोल्टेज गेन यानी कि अगर वोल्टेज गेन किसी भी कारण से अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस वोल्टेज गेन को डिक्रीज होने से ये रोकता है। इसी को हम लोग कहते हैं बाईपास कैपेसिटर, जिसको हम लोग इमीटर रेसिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं, ओके। दिस इज द C, ये हमारा ब्लॉकिंग कैपेसिटर, ओके, सॉरी, दिस इज द ब्लॉकिंग कैपेसिटर, दिस वन, ओके। तो यहाँ पे जो ब्लॉकिंग कैपेसिटर है, हम लोग ब्लॉकिंग कैपेसिटर को यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये आपका हो गया कपलिंग कैपेसिटर। तो यहाँ पे ब्लॉकिंग कैपेसिटर CB और कपलिंग कैपेसिटर CC दोनों को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू प्रोवाइड द DC आइसोलेशन टू द बायसिंग सर्किट। अब यहाँ पे DC आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ये CC को और CB को दोनों को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे DC आइसोलेशन एक्चुअली में है क्या, ओके। तो DC आइसोलेशन यानी कि कोई भी DC, किसी तरह का भी DC ना ही आपका बाहर जाना चाहिए, ना ही किसी तरह का DC जो है बाहर से अंदर आना चाहिए। यानी DC आइसोलेशन, DC को आइसोलेट कर देना है, अंदर है तो अंदर भी रहो और बाहर है तो बाहर ही रहो, ना बाहर आपका जाना चाहिए, ना ही आपका जो है बाहर से अंदर आना चाहिए। दैट इज द DC आइसोलेशन। उसी पर्पज से हम लोग यहाँ पे CC और CB इस्तेमाल किए हुए हैं। ऑफकोर्स ऑल ऑफ यू नो, इन द केस ऑफ फिल्टर आपने पढ़ा है कि हम लोग कैपेसिटर का जो यूज़ करते हैं, ओके, दैट इज जस्ट टू प्रिवेंट द DC, है ना, अपने थ्रू DC को पास करने से रोकने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे
अंदर से बाहर जाने के लिए भी जो है ओके, बाहर से अंदर आने के लिए एक कैपेसिटर, बाहर से अंदर आने के लिए एक कैपेसिटर, सॉरी CB बाहर से अंदर आने के लिए एक कैपेसिटर, और अंदर से बाहर नहीं जाने के लिए भी एक कैपेसिटर। ओके, ये दोनों हमारा जो है DC आइसोलेट करता है। नाउ यहाँ पे जो CB है, CC है और CE है, तीनों कैपेसिटर का वैल्यू जो है कैपेसिटेंस, उसका वैल्यू लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है जब AC पास करे उसके थ्रू, जब AC पास करे तो AC सर्किट के लिए ये शॉर्ट सर्किट की जैसा बिहेव करे, है ना। क्यों AC सर्किट के लिए शॉर्ट सर्किट? क्योंकि हम लोग XC इक्वल टू जानते हैं 1/2πfc, तो F का तो वैल्यू फिक्स है, तो जितना ज़्यादा ये लार्ज रहेगा उतना ही कम वैल्यू ये होगा, और जितना ही कम इसका वैल्यू होगा यानी कि ओम वैल्यू उतना ही कम होगा, तो जितना कम इसको ओमिक वैल्यू होगा उतना ज़्यादा करंट पास करेगा, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा AC को अपने थ्रू पास करवाएगा, है ना। डैट इज़ द CB, CC एंड CE, तीनों का वैल्यू हमेशा क्या होगा? लार्ज होगा। अब यहाँ पे इसके साथ साथ देखिएगा एक CSH है, CSH डैट इज द शंट कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ पे शंट कैपेसिटेंस, इसको हम लोग लोड कैपेसिटेंस भी करते हैं। शंट कैपेसिटेंस और लोड कैपेसिटेंस यानी कि इसको हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं? इस लोड रेसिस्टेंस के पैरेलल में इसको कनेक्ट किए हुए हैं। ओके, तो इस CSS का यूज़ क्या है? दैट इज जस्ट यूज टू कंट्रोल द बैंड विड्थ ऑफ द एम्पलीफायर। जो आपने रेजोनेंस में पढ़ा है, रेजोनेंस में बैंड विड्थ, तो एम्पलीफायर के रेजोनेंस को, सॉरी एम्पलीफायर के बैंडविड्थ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग CSH का इस्तेमाल करते हैं। इस CSH का वैल्यू जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसको हम लोग पिको फैराड में मेजर करते हैं, पिको फैराड। ओके, देन ये हमारे इस RC कपल्ड एम्पलीफायर का जो है डिस्क्रिप्शन हुआ। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिंपल कि मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं। मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट, मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट। ओके, मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ RC coupled amplifier, दिस वन। देन इसका हम लोग प्रोसीड्यूर देखते हैं, है ना, प्रोसीड्यूर टू एनालाइज द एम्पलीफायर। तो इसके प्रोसीड्यूर में डिफरेंट स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें हमारा स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? स्टेप फर्स्ट कहता है कि जो भी दिया हुआ एम्पलीफायर है, जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो जो भी दिया हुआ एम्पलीफायर है उसमें सबसे पहले जो है BJT के कॉन्फ़िगरेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले BJT कॉन्फ़िगरेशन को आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप है। ओके, स्टेप 2। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या था कि BJT का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन कलेक्टर है, कॉमन बेस है, उसको आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ड्रॉ करेंगे मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो उसको ड्रॉ करने के लिए जो भी लार्ज कैपेसिटर है, ओके, लार्ज कैपेसिटर आपका ये 3 है, जो भी आपका लार्ज कैपेसिटर है उस लार्ज कैपेसिटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ओके, यानी कि इस लार्ज कैपेसिटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये शॉर्ट सर्किट। ओके, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये शॉर्ट सर्किट। हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं? मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट, है ना, यानी कि CB, CC एंड CE को हम लोग शॉर्ट कर दिए। तो इसको शॉर्ट करने के बाद ओके, जो आपका स्मॉल कैपेसिटेंस है उसको हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे, यानी कि CSH, इसको हम लोग ओपन कर दिए। ओके, अब ओपन करने के बाद हम लोग जो है बस इतना ही प्रोसेस कर। पहला हम लोग ने क्या बोला कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एम्पलीफायर है, कॉमन इमीटर है, कॉमन कलेक्टर है, कॉमन बेस है। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ओके, आप करेंगे क्या? ओके, स्टेप 2 में मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने से पहले ओके, जो भी लार्ज कैपेसिटेंस था
उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, क्योंकि उसका रिएक्टेंस बहुत कम है ना, तो AC इजीली पास हो जाएगा, उसी के लिए हम लोग इसको तीनों को शॉर्ट करते हैं। और चूंकि इसका वैल्यू बहुत कम है तो जितना C का वैल्यू कम होगा उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि वो अपने थ्रू करंट को पास नहीं होने देगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। एंड स्टेप 3, एनालाइज द एम्पलीफायर बाय यूजिंग द अप्रॉक्सीमेट फार्मूला। जो भी आपके पास अप्रॉक्सीमेट फार्मूला होगा उस फार्मूला के थ्रू इसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब आपका जो है ये, अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि ये तो अब हट गया, नहीं ये इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये शॉर्ट सर्किट करने का मतलब कि ये जो है समाप्त, ये इससे सट गया, ये ओपन हो गया, ये समाप्त है ना, ये समाप्त, ये दोनों सट गया, ओके ये दोनों सट गया। अब ये देखो ये इसी टर्मिनल से ये कनेक्टेड है ना, ये इसी टर्मिनल से कनेक्टेड है, ओके। तब हम लोग इसको जो है क्या करेंगे, मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के बाद जो है, ओके, हम लोग यहाँ पे VCC को भी हम लोग क्या करेंगे, ओके, हम लोग VCC को भी शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक स्टेप और हम लोग ने को बात करना था कि ये सारा करने के बाद VCC को भी हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे, VCC को भी ग्राउंड करेंगे, है ना। तो VCC को ग्राउंड करेंगे, यानी कि VCC नोड को जो है हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड नोड से कनेक्ट कर देंगे, ओके। तो VCC नोड को ग्राउंड नोड से कनेक्ट करेंगे, तो ये अब ग्राउंड हो गया। अब सोचो इसका कॉमन टर्मिनल ये ग्राउंड, ये भी ग्राउंडेड, यानी कि ये क्या हो गया, आपस में कनेक्टेड हो गया, ये भी ग्राउंडेड हो गया। अभी देखो ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड, तो इसको हम लोग अलग अलग ग्राउंड कर सकते हैं, ये ग्राउंड हो गया, ये भी ग्राउंड हो गया, क्लियर है। अब ये दोनों ग्राउंडेड है, ये दोनों का सेम टर्मिनल है, देखो ये सेम टर्मिनल है, ये दोनों भी सेम टर्मिनल है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं फाइनली, इस तरह से RL पैरेलल RC इक्वल टू RL डैश लिख सकते हैं हम, है ना। और ये दोनों भी पैरेलल हो गया, नहीं तो ये दोनों पैरेलल हो गया, तो आपका R1 पैरेलल R2, इसको मान लिए RX, ओके, ये RX हो गया आपका, ये RX, ये RL डैश, ये कलेक्टर, ये बेस, सिंपल। अब इसको जो है सारे टर्मिनल को आप मिला दो एक साथ, कोई इशू नहीं है ना, ओके। और ये क्या हो गया, ग्राउंडेड हो गया, दिस वन सर्किट बन गया, सिंपल। अब हम लोग इस पे बेस जो है प्रॉब्लम करेंगे, ओके। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में कहता है कि ये दिया हुआ एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर जो है, इसमें आपको डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है, HFE 60 है, HI ये दिया हुआ है, HRE दिया हुआ है, HOE दिया हुआ है, वोल्टेज के निकालना है, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस निकालना है, करंट निकालना है, वोल्टेज के निकालना है। ये सब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बट इसमें RL डैश नहीं दिया हुआ है, आपको RL डैश निकालना है, ओके। आपको RL डैश निकालना है, RS डैश निकालना है, RX RY निकालना है। तो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम में जाने से पहले, एनालाइज करने से पहले जो है, सबसे पहले मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, डेट इज द अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। तो मैंने बताया था अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, BJT है, तो ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे पहचानेंगे हम लोग, पहचानने का तरीका क्या है, तो पहचानने के लिए आप देखेंगे कि इनपुट सोर्स किससे जुड़ा हुआ है, ओके, इनपुट सोर्स किससे जुड़ा हुआ और आउटपुट किससे ले रहे हैं। तो देखो इनपुट हम लोग बेस से जुड़ा हुआ है VS, आउटपुट हम लोग कलेक्टर से ले रहे हैं, तो कॉमन क्या हुआ, इमीटर। तो हम लोग को इसी तरह से देखना है कि कौन सा इमीटर होगा, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो सबसे पहले कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉमन इमीटर के टर्म में पैरामीटर भी दिया हुआ, तो इजी वे में बन जाएगा। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या है कि मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए जो भी लार्ज कैपेसिटेंस है, वो सारे लार्ज कैपेसिटेंस को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी कि ये सारे तीनों को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब सोचो इस तीनों को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है कि ये दोनों पैरेलल में हो जाना, नहीं, क्यों, इन तीनों को शॉर्ट सर्किट करना,
पहले ये शॉर्ट सर्किट हो गया, पहले हम लोग शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं। ओके, शॉर्ट सर्किट कर लिए। फिर लार्ज कैपेसिटेंस, इसमें स्मॉल कैपेसिटेंस है नहीं तो उसको ओपन करते, साथ साथ इसको क्या करना था, ग्राउंडेड करना था। तो ये जैसे आप ग्राउंडेड करेंगे वैसे ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, डेट इज आर एल डैश, यानी कि आर एल डैश आपका क्या हो गया 4.7 पैरेलल 8.2 किलो ओम। ओके, वैसे ये आपका जो है ये आपका पैरेलल में हो गया दोनों, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये आपका क्या होगा आर एक्स 68 पैरेलल 22 के किलो ओम। अभी मैंने जस्ट दिखाया हो मैंने ये सब आपको। तो इस तरह से आप जो है आर एल डैश निकाल लेंगे, ये आर एल डैश हो गया। ओके, ये आर एक्स निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आर वाई निकालेंगे। तो आर वाई एक्चुअली क्या है, वो आर वाई आर सी है ना। तो आर वाई आर सी है, तो ये आपका आर सी एक्चुअली क्या है, आर वाई आर सी जो है 4.7, ये आर सी है, तो ये आपका आर वाई निकल गया। आर वाई इक्वल टू आर सी 8.7 के 4.7 के, ये आपका आर वाई निकल गया। आर एल डैश भी निकल गया। उसके बाद आर एस डैश निकलना है, जो आपका आर ओ पैरेलल आर वाई है ना। तो आर ओ आपका आउटपुट 8.2, तो इससे आप आर एस डैश भी निकाल लेंगे। नहीं, 8.2 पैरेलल, ओके, आर वाई हो गया 4.7 के। इस तरह से ये सारा वैल्यू निकाल के इस फार्मूला में पुटअप कर देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब मैं दूसरा प्रॉब्लम देखता हूँ। अब ये देखिए दूसरा प्रॉब्लम। ओके, तो इसमें दूसरे प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग को क्या करना था अगेन, कि सबसे पहले ट्रांजिस्टर को पहचानना था कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये। उसके बाद हम लोग मीडियम फ्रीक्वेंसी एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आइडेंटिफाई करने से पहले हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनपुट यानी कि सोर्स किससे जुड़ा हुआ है, सोर्स किससे जुड़ा हुआ है, और आउटपुट यानी कि लोड किससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखो, सोर्स जुड़ा हुआ है इमीटर से, है ना, और लोड जुड़ा हुआ है आपका कलेक्टर से। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, यानी कि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ओके, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हुआ, तो अब इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बदलना होगा। ओके, या इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होगा, सिंपल। ओके, तो इसको हम लोग बदलने के लिए जो है ना, हम लोग क्या करेंगे। ओके, ये सारा आपका ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का पैरामीटर है। तो हमारे पास फार्मूला है ना, उस फार्मूला के कॉरस्पॉन्डिंग जो है बेस वैल्यू का निकाल लेंगे, मैंने आपको बताया है वीडियो लेक्चर में। ओके, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे एच एफ बी एच आई बी एच आर बी एच ओ बी। उसके बाद उसी तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो, जैसे ही इसका मीडियम फ्रीक्वेंसी एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो जो भी लार्ज कैपेसिटेंस है उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो ये देखो शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, क्लियर। अब ये शॉर्ट होने के बाद ये देखो ये क्या हो गया, ये आपका जो है रह गया आर एक्स इक्वल टू 2K। ये दोनों पैरेलल हो गया, क्यों, क्योंकि अब इसको भी ग्राउंडेड करेंगे, तो ये ग्राउंडेड हो गया। ये दोनों पैरेलल हो गया, है ना। पैरेलल क्या हो गया, ये देखो ये टर्मिनल भी जीरो और ये टर्मिनल भी जीरो और ये टर्मिनल भी जीरो, तो इसका एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो गया, सिंपल। ओके, ध्यान से देखें, ये बेस टर्मिनल आपका जो हो गया वो ग्राउंडेड, यानी कि ये देखो ये बेस टर्मिनल हो गया आपका ग्राउंडेड, है ना। नहीं, हम लोग लिख सकते हैं बेस टर्मिनल आपका ग्राउंडेड, और ये आपका हो गया जो है इमीटर टर्मिनल हो गया आपका, है ना। ये इमीटर टर्मिनल हो गया, इमीटर, और ये हो गया कलेक्टर टर्मिनल। तो कलेक्टर टर्मिनल के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये हो गया आर एल डैश इक्वल टू 3.9 पैरेलल 7.5 के। ये आउटपुट वी नॉट। ये समझ आ रहा है बेस हमारा क्यों हो गया ग्राउंडेड, क्योंकि बेस ग्राउंडेड है, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दोनों भी ग्राउंडेड हो गया इसके चलते, तो ये भी ग्राउंडेड ये भी ग्राउंडेड, तो इसका एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो गया, ख़त्म। और इमीटर के साथ जो है आपका ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, दिस वन, ये दिस वन।
ये 1K हो गया है ना, और ये 2K हो गया। तो 2K हो गया RX, ये हो गया RS, ओके 1K, और ये हो गया RL डैश। इसके बाद जो है, जो आपके पास फार्मूला है, ओके, HFB इक्वल टू माइनस HFP डिवाइड बाई 1 प्लस HFP, ये जो फार्मूला उसी फार्मूला पे बेस्ड सारा आप जो है HFB, HIB, HRB, HOP ये कैलकुलेट कर लेंगे। आप कैलकुलेट करके सारा फार्मूला बेस आप निकाल लेंगे, है ना। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ BJT एम्पलीफायर। ओके, थैंक यू।